नमस्कार, न्यूज 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल देख रहे हैं आप। मैं हूं अमृत वर्दी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। तो वायुसेना के बेड़े में आज शामिल होने जा रहे हैं 5 राफेल विमान। जी हां, हालांकि 27 जुलाई को ही राफेल भारत पहुंच गए थे, लेकिन औपचारिक तौर पर इनको आज हवाई फौज के बेड़े में शामिल किया जाएगा। अंबाला एयरबेस पर सुबह 10 बजे कार्यक्रम होगा और इस कार्यक्रम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह खुद मौजूद रहेंगे और इनके साथ फ्रांस के रक्षा मंत्री फ्लोरेंस पार्ले भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे और सीडीएस विपिन रावत आईएएफ चीफ भी मौजूद रहेंगे। राफेल की इस औपचारिक जो रस्म है वो उसको पूरी किया जाएगा, वायुसेना के बेड़े में शामिल किया जाएगा, वायुसेना की ताकत बढ़ेगी और इस दौरान जो कार्यक्रम होगा उसमें राफेल और तेजस विमान अपने ताकत दिखाएंगे, हवाई करतब दिखाते हुए नजर आएंगे आसमान में। तो राफेल का पहला बैच जो कि 29 जुलाई को भारत पहुंचा था और अभी भी जो राफेल हैं वो भारत आने बाकी हैं। 2021 के अंत तक भारत को 36 विमान मिलेंगे, क्योंकि फ्रांस से ये जो डील हुई थी वो 36 विमानों की डील थी, जिसमें से 5 राफेल भारत पहुंच गए थे 29 जुलाई को और ये राफेल 17 स्क्वाड्रन द गोल्डन एरोस का हिस्सा होंगे। 23 साल बाद एयरफोर्स में नए लड़ाकू विमान शामिल होने जा रहे हैं, क्योंकि इससे पहले 1997 में रूस से सुखोई विमान खरीदे गए थे। तो राफेल की जो खूबियां हैं वो इस तरह है कि दुश्मनों के छक्के छुड़ा देगी, इसीलिए राफेल के आने से अब जहां भारत की ताकत बढ़ी है वहीं पर दुश्मनों की चिंता भी बढ़ी है। तो सीधा रुख करते हैं, पंकज कपाही मेरे सहयोगी अंबाला से लाइव जुड़े हुए हैं। तो पंकज, आज औपचारिक तौर पर जो है वो राफेल को वायुसेना के बेड़े में शामिल किया जाएगा। तो इस जंगी विमानों को जब शामिल किया जाएगा तो जाहिर सी बात है कि इसके भारत की ताकत जो है वो कई गुना बढ़ने जा रही है। बिल्कुल अमृत, आज से ही पाकिस्तान और चाइना की चिंता जो है वो बढ़नी शुरू हो चुकी है, क्योंकि अब भारत को राफेल मिल चुका है और आज औपचारिक तौर पर 10 बजे के करीब राफेल जो है वो भारतीय वायुसेना का हिस्सा होगा। भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और फ्रांस के रक्षा मंत्री वो जो है वो इस समागम का हिस्सा बनेंगे। तस्वीरें दिखाऊंगा, ये देखिए कि इस समय हम अंबाला के एयरफोर्स के जगह पर खड़े हैं और यहाँ से कुछ ही समय बाद 8:30 बजे के करीब जो है वो मीडिया की एंट्री अंदर होगी और सीधी तस्वीरें न्यूज 18 सबसे पहले अपने दर्शकों को राफेल की दिखाएगा, क्योंकि राफेल 23 साल बाद भारतीय वायुसेना को ऐसी ताकत मिली है जिससे चाइना की चिंता और ज्यादा बढ़ गई है। और अब चाइना की खैर नहीं है, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि किस तरह से पूर्वी लद्दाख में, खासतौर पर पूर्वी लद्दाख में चाइना लगातार शरारत कर रहा है, लगातार चालें चल रहा है और अब जब राफेल अंबाला एयरफोर्स पर खड़े हैं तो चाइना की चिंता जरूर बढ़ गई। और क्योंकि अंबाला ही क्यों चुना गया, इसकी मुख्य वजह यह भी है कि पाकिस्तान की सरहद भी जो है वो साथ पड़ती है, जम्मू कश्मीर भी जो है वो नजदीक पड़ता है। तो ऐसे में राफेल अगर कहीं भी कोई दुश्मन जो है वो चाल चलेगा तो भारतीय वायुसेना मुंह तोड़ जो है वो जवाब देगी, क्योंकि राफेल की ऐसी पावर है जो ना तो चाइना के पास ऐसे विमान है और ना ही पाकिस्तान के पास ऐसे विमान है। 23 साल बाद जो है भारत को ऐसी ताकत मिलने जा रही है और थोड़ी देर बाद रक्षा मंत्री 10 बजे जो है वो सभी धर्मों की पूजा जो है वो राफेल के साथ करेंगे और उसके बाद औपचारिक तौर पर जो है राफेल भारतीय वायुसेना का हिस्सा बन जाएगा। बिल्कुल पंकज, तो आसमान में भारत का दबदबा जो है वो और भी बढ़ने जा रहा है। खूबियां तो बहुत है राफेल की, अगर पंकज हम गिनवाने बैठे, लेकिन अगर कुछ खास खूबियों की बात की जाए तो राफेल की एक ये भी खूबी है कि आसमान में तो ये जो है वो दुश्मन पर बाज की तरह नजर रखता ही है, उसको मात देगा ही, लेकिन आसमान में रहते रहते ये जमीन पर भी वार कर सकता है। बिल्कुल, सबसे बड़ी खूबी जो है राफेल की वो उसकी रफ्तार है। इसकी रफ्तार को तोड़ पाना बेहद मुश्किल है और जिस तरह से इसमें कई सारी मिसाइलें जो हैं वो लगाई जा सकती हैं और ख़ासतौर पर अगर ज़रूरत पाकिस्तान की तरफ पड़ती है तो 300 किलोमीटर से ज़्यादा राफेल की जो है वो मिसाइल दागने की क्षमता है। और अगर चीन की बात की जाए तो ख़ासतौर पर क्योंकि हम देख रहे हैं कि किस तरह से पूर्वी लद्दाख में चीन अपनी सेनाएं बढ़ा रहा है, वहाँ पर लगातार घुसपैठ की कोशिश होती है, तो वहाँ पर भी बाकायदा तौर पर, हालांकि अभी 5 राफेल आए हैं और अभी से जो पाकिस्तान की हड़बड़ाहट है वो देखने को मिल रही है। पाकिस्तान अब जो है वो चाइना के पीछे छिपता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन अब राफेल आने के बाद जिस तरह से हमने देखा
कि लगातार पाकिस्तान की कुछ स्टेटमेंट भी आई और ऐसे में अब थोड़ी देर बाद 8:30 बजे जो है वो मीडिया की एंट्री यहाँ से होगी और तस्वीरें जो हैं सबसे पहले न्यूज़ 18 अपने दर्शकों तक राफेल की पहुंचाएगा, किस तरह से कितनी सारी खूबियां राफेल की हैं और इसी वजह से पाकिस्तान के पास अब कोई जवाब नहीं है वायुसेना की बात की जाए तो। बिल्कुल पंकज, तो वो तस्वीरें हर कोई देखना चाहता है, वो तस्वीरें हम जरूर अपने दर्शकों के साथ साझा करेंगे। शुक्रिया फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए पंकज। तो राफेल आज औपचारिक तौर पर वायुसेना के बेड़े में शामिल होने जा रहा है। अब से कुछ ही देर बाद 10 बजे के करीब जो कार्यक्रम है वो शुरू होगा। तो अगली बड़ी खबर का रुख करते हैं, बात करते हैं युवराज सिंह की, जो फिर से क्रिकेट के मैदान में लौटेंगे। जी हां, संन्यास से वापस आने के लिए बीसीसीआई को पत्र लिखा गया है यूवी की ओर से। पंजाब के लिए घरेलू मैच खेलना चाहते हैं युवराज सिंह। न्यूज़ 18 की खबर पर मोहर लगी है क्योंकि न्यूज़ 18 के इंटरव्यू में यूवी ने इस बात का खुलासा किया था। युवराज ने बताया था कि वो वापसी कर सकते हैं। पीसीए ने भी संन्यास वापस लेने की अपील की थी पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन ने, तो उसके बाद अब जो है यूवी वापसी करते हुए नजर आ रहे हैं। डोमेस्टिक क्रिकेट खेलने की जो इच्छा उनकी ओर से जताई गई है। युवराज सिंह ने संन्यास से वापस आने के लिए बीसीसीआई को एक पत्र लिखा है। पंजाब के लिए डोमेस्टिक में वापसी करना चाहते हैं यूवी। तो आपको बता दें कि न्यूज़ 18 पर उन्होंने सबसे पहले ये अपनी जो बात है वो जाहिर की थी, खुलासा किया था। उन्होंने कहा था कि वो वापसी कर सकते हैं। तो बात करते हैं अब कंगना रनौत की। अब कंगना के घर पर कार्रवाई की तैयारी में है बीएमसी। जी हां, कंगना के दफ्तर पर बुलडोजर चलाने के बाद अब बीएमसी ने कोर्ट से कंगना के घर को तोड़ने की इजाजत मांगी है। बीएमसी का ये कहना है कि घर में भी अवैध निर्माण किया गया है। फ्लैट में बिना इजाजत के 8 बदलाव किए गए हैं। बता दें कि खार इलाके की डीबी ब्रिज इमारत में है कंगना का फ्लैट और कंगना आजकल सुर्खियों में है। शिवसेना के साथ तकरार के चलते कंगना कल मुंबई पहुंच रही थी, लेकिन मुंबई पहुंचने से पहले ही कंगना का दफ्तर, जिसको वो मंदिर बताती हैं, उसको तोड़ दिया गया। लेकिन बीएमसी की कार्रवाई पर सवाल खड़े हो रहे थे कि आखिरकार इतनी जल्दबाजी बीएमसी की ओर से क्यों गई। लेकिन दफ्तर के बाद अब बीएमसी घर भी तोड़ने की तैयारी में है। तो कंगना ने अगर महाराष्ट्र सरकार की तुलना बाबर से की है तो उसके पीछे की वजह अब आप समझ चुके होंगे। लेकिन इन सब के बावजूद कंगना निडर है और डरी नहीं है। कंगना ने अब सीधे तौर पर उद्धव ठाकरे को खुली चुनौती दे डाली है। मेरा घर टूटा है, कल तेरा घमंड टूटेगा। ये वक्त का पहिया है, याद रखना, हमेशा एक जैसा नहीं रहता। आज मेरा घर टूटा है, कल तेरा घमंड टूटेगा। ये वक्त का पहिया है, याद रखना, हमेशा एक जैसा नहीं रहता। बिल्कुल ठीक कहा कंगना रनौत ने। ये वक्त का पहिया है और हमेशा एक जैसा नहीं रहता। कंगना की ये खुली चुनौती सीधे तौर पर महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे को है। मुंबई पहुंचने से पहले बीएमसी ने कंगना के दफ्तर में तोड़फोड़ की और 15 साल की मेहनत को मलबे में तब्दील कर दिया। मतलब उद्धव सरकार ने कंगना से बदला चुका लिया। 48 करोड़ के ऑफिस पर बुलडोजर चला दिया और जब तक कंगना मुंबई पहुंची, ऑफिस का नक्शा ही बिगड़ चुका था। तस्वीरें देखकर खून खौल उठा और कंगना ने महाराष्ट्र सरकार की तुलना बाबर से कर दी। साथ ही खुद के दफ्तर को राम मंदिर बताया और सीधे तौर पर उद्धव ठाकरे पर जमकर गुस्सा निकाला। उद्धव ठाकरे, तुझे क्या लगता है कि तूने फिल्म माफिया के साथ मिलके मेरा घर तोड़ के मुझसे बहुत बड़ा बदला लिया है? आज मेरा घर टूटा है, कल तेरा घमंड टूटेगा। ये वक्त का पहिया है, याद रखना, हमेशा एक जैसा नहीं रहता। और मुझे लगता है कि तुमने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है, क्योंकि मुझे पता तो था कि कश्मीरी पंडितों पे क्या बीती होगी। आज मैंने महसूस किया है और आज मैं इस देश को वचन देती हूँ कि मैं सिर्फ अयोध्या पे ही नहीं, कश्मीर पे भी एक फिल्म बनाऊंगी।
और अपने देशवासियों को जगाऊंगी, क्योंकि मुझे पता था हमारे साथ होगा तो होगा, लेकिन मेरे साथ हुआ है, इसका कोई मतलब है, इसके कोई मायने हैं। और उद्धव ठाकरे, ये जो क्रूरता और ये जो आतंक है, अच्छा हुआ ये मेरे साथ हुआ, क्योंकि इसके कुछ मायने हैं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। इससे पहले मुंबई एयरपोर्ट पर कदम रखते ही कंगना को विरोध का सामना करना पड़ा। शिवसेना कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया, काले झंडे दिखाए और नारेबाजी भी की। वहीं करणी सेना ने कंगना का पूरा समर्थन किया, लेकिन महाराष्ट्र की शिवसेना सरकार को ये नहीं भूलना चाहिए कि ये वक्त का पहिया है और हमेशा एक जैसा नहीं रहता। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो बात करते हैं अब देवभूमि हिमाचल की, जहां पर आज से अनलॉक हो गए हैं धार्मिक स्थल। जी हां, हिमाचल में धार्मिक स्थल आज से खुल गए हैं। श्रद्धालुओं में उत्साह नजर आ रहा है, क्योंकि मंदिर आने वालों को इंतजार था कि आखिरकार कब ये धार्मिक स्थल हैं वो खुलेंगे और कब वो दर्शन के लिए जा सकेंगे। तो मंदिर आने वालों की थर्मल स्क्रीनिंग हो रही है, क्योंकि कोरोना के चलते कई बदलाव किए गए हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का भी ख्याल रखा जा रहा है। प्रसाद लेकर आना और बांटने पर प्रतिबंध रहेगा। मंदिरों में सभी घंटियों को कपड़ों से बांधना होगा ताकि कोई उनको छू न सके। तो सीधा रुख करते हैं प्रदीप ठाकुर का, मेरे सहयोगी शिमला से जुड़े हुए हैं लाइव। तो प्रदीप, आखिरकार इंतजार सिर्फ जो देवभूमि के लोगों का नहीं, बल्कि बहुत से लोग थे जो खास तौर पर हिमाचल धार्मिक स्थलों के दर्शन करने के लिए आते हैं, माता के मंदिरों में आना चाहते हैं, लेकिन इंतजार कब से था कि आखिरकार कब दर्शन कर सकेंगे? बिल्कुल आपने सही कहा, और एक लंबे समय से इंतजार था। करीब 6 महीने से ज्यादा का वक्त हो चुका था जब पूरे मंदिर या धार्मिक स्थान हिमाचल प्रदेश में कहें वो बंद थे, और अब आज से ये तमाम धार्मिक स्थान खोल दिए गए हैं। और इस वक्त मैं राजधानी शिमला में, छोटा शिमला में, यहाँ पर श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर में हूँ। और आप यहाँ तस्वीरें भी देख सकते हैं कि यहाँ पर श्रद्धालु भी आए हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का बाकायदा ध्यान रखा गया है, और थर्मल स्कैनिंग का भी जो प्रावधान है वो किया गया है। जो भी व्यक्ति आ रहा है उसकी थर्मल स्कैनिंग भी सबसे पहले हो रही है। सबसे पहले जो गेट पर हैंड सैनिटाइजर रखा गया है, उसके जरिए जो है सैनिटाइज किया जा रहा है, फिर थर्मल स्कैनिंग हो रही है, उसके बाद ही मंदिर में प्रवेश मिल रहा है। और इसके साथ साथ जो पुजारी हैं, जिस तरह से जो सरकार की तरफ से भी SOP जारी की गई है, उसमें उन्हें मास्क पहनकर बैठना होगा और जो हाथ में ग्लव्स है वो पहनने होंगे। तो ये तमाम चीजें, प्रिकॉशंस अभी लिए गए हैं। लेकिन इसमें आपको बताना चाहूंगा कि अभी क्योंकि हिमाचल प्रदेश में श्राद्ध चले हुए हैं, तो ऐसे में अमूमन जब श्राद्ध चलते हैं तो उस वक्त जो है बहुत कम संख्या में लोग जो हैं वो श्रद्धालु वो मंदिरों में आते हैं। तो ऐसे में अभी भी देखा जा रहा है कि ज्यादा लोग नहीं हैं, कम संख्या में लोग मंदिरों में पहुंचे हैं। लेकिन जो प्रिकॉशंस कहे गए हैं उसके मुताबिक ही दर्शन होने हैं। जिस तरह से घंटियों को बांधना होगा या फिर उन्हें इतनी दूरी पर रखना होगा कि कोई उसको छू ना सके। और इस मंदिर में भी हम देख रहे हैं कि यहाँ पर तमाम जो पोस्टर भी लगवाए गए हैं कि क्या चीज नहीं छूनी है। जैसे यहाँ लिखा भी गया है कि शीशे को ना छुएं और बाकी जो चीजें हैं वो भी ना करें। तो हम बात करेंगे कि क्या क्या प्रिकॉशन जो है वो रखे गए हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। मंदिर के प्रबंधक जो है वो हमारे साथ है, जो मुख्य कार्यकर्ता हैं। आपसे जानना चाहेंगे क्या प्रिकॉशंस आपने रखे हैं, और अभी क्या जो जिस तरह से सुबह आरती हुई है, बाकी का जो क्रम है वो कैसे चलता रहेगा? मैं सबसे पहले न्यूज़ 18 का धन्यवाद करना चाहूँगा लक्ष्मी नारायण मंदिर और सभा की तरफ से, जो इतनी सुबह आके लाइव कवरेज कर रहे हैं। पहले भी आए थे लाइव कवरेज की, सब जो उसके बारे में बताया। तो जो सरकार की गाइडलाइंस है उसके मुताबिक हम काम कर रहे हैं। जैसा भी गाइडलाइंस सरकार की आएगी उस मुताबिक मंदिर काम करेगा। तो अभी आपको लगता है कि जो श्रद्धालु हैं, क्योंकि पहले सिर्फ पुजारी यहाँ आते थे, पूजा करके चले जाते थे, अब लोग आएंगे, तो बाकी और क्या प्रिकॉशन रखेंगे हैं, या पुलिस की जरूरत पड़ सकती है कि ज्यादा जब श्रद्धालु बढ़ेंगे तो उस अपने जैसे अगर मार्केट पड़ेगा। तो आज से धार्मिक स्थल जो हैं वो हिमाचल में खोल दिए गए हैं। तो शिमला की तस्वीरें आप ये देख रहे थे, जहां पर सुबह सुबह लोग हैं मंदिरों में पहुंचना शुरू हो गए हैं। लेकिन इस
बार जो कोरोना के चलते कई तब्दीलियां की गई हैं, कई बदलाव किए गए हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल इस बार रखना होगा और बाहर से प्रसाद लेकर आने और बांटने पर प्रतिबंध है। तो शुक्रिया प्रदीप, ये फिलहाल तस्वीरें दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। और अगली खबर का रुख करते हैं। आज भारतीय किसान यूनियन का हल्ला बोल होने जा रहा है। कुरुक्षेत्र के पीपली अनाज मंडी में किसानों की ओर से बड़ी रैली की जाएगी और इस रैली को देखते हुए प्रशासन भी अलर्ट नजर आ रहा है। धारा 144 लागू कर दी गई है। कोरोना को देखते हुए रैली पर प्रशासन ने रोक लगाई है। 54 नाके और 600 पुलिसकर्मी चप्पे चप्पे पर नजर रखेंगे। प्रशासन ने अनाज मंडी गेट पर ताला लगा दिया गया है, लेकिन इसके बाद अब ये फिलहाल देखना होगा कि किसानों का रुख जो है वो क्या रहने वाला है, आगे किस तरह से किसान जो बढ़ते हैं, क्योंकि उनको रोकने की पूरी तैयारी जो है वो कर ली गई है पुलिस प्रशासन की ओर से। तो अशोक यादव मेरे सहयोगी जुड़े हैं, उनसे जानकारी लेते हैं। तो अशोक, फिलहाल किस तरह की जो तैयारियां प्रशासन की ओर से की गई हैं किसानों को रोकने के लिए, और आगे किसानों का अब क्या रुख रहने वाला है? जी, आपको बताना चाहूंगा कुरुक्षेत्र की ये वो अनाज मंडी है जहां पर यहाँ पर 10 बजे जो रैली का समय दिया गया हुआ है भारतीय किसान यूनियन से। हालांकि प्रदेश की सरकार ने और कुरुक्षेत्र जिला प्रशासन ने कोविड नियमावली के तहत आदेश जारी किए हुए हैं कि कोई भी रैली में शामिल नहीं होगा। अगर कोई रैली में शामिल होने की कोशिश करता है तो उसको कोविड नियमावली के तहत गिरफ्तार भी किया जा सकता है। यहाँ पे 8 जो पुलिस की कंपनियां तैनात की गई हैं, आप देख सकते हैं पुलिस की तमाम यहाँ पे कंपनियां तैनात है। और यहाँ पे जो डीएसपी रविंदर जी हैं उनकी कमान में यहाँ पे पुलिस की तमाम कंपनियों के साथ साथ पुलिस की जो दंगा निरोधी गाड़ियां हैं वो भी तैनात की गई हैं कि कहीं कोई झड़प ना हो, कोई लड़ाई झगड़ा ना हो। और पुलिस पहले ही कह चुकी है, कुरुक्षेत्र की एसपी की बात की जाए आस्था मोदी और तमाम पुलिस प्रशासन ने पहले ही किसान यूनियन को कह दिया है कि आप कोविड नियमावली के तहत अपने अपने घरों में रहें, कोई रैली ना करें, आपको परमिशन नहीं दी गई है। हमारे साथ है डीएसपी रविंदर जी, हम उनसे खुद पूछेंगे कि सर आप हमें बताएंगे क्या क्या कहा गया है कि किसान यहाँ पर ना आए और नियमावली के तहत कौन सी कार्रवाई की जा सकती है उन पर? कोविड-19 को देखते हुए इनको रैली करने की परमिशन नहीं है, इसलिए सारे सुरक्षा के इंतजाम किए गए। और आपके माध्यम से भी हम सभी से निवेदन करते हैं कि अपने अपने घरों में रहें, स्वस्थ रहें और अपने घर में अपना ख्याल रखें। तो कितनी कंपनियां तैनात की गई, कितने नाके लगाए गए? करीब 56 नाके हैं हमारे पूरे डिस्ट्रिक्ट में और 8 कंपनियां तैनात हैं। तो आप सुन सकते हैं कि 56 नाके लगाए गए हैं और जो 8 कंपनियां भी, लगभग 600 से ज्यादा पुलिस कर्मचारी जो अनाज मंडी का गेट है उसके आसपास तैनात किए गए हैं। नेशनल हाईवे के साथ ही अनाज मंडी पड़ती है और नेशनल हाईवे पर कहीं कोई जाम जैसी स्थिति ना हो, इसको लेकर भी नेशनल हाईवे पर भी चप्पे चप्पे पे बैरिकेड किस तरह का आगे किसानों का रुख रहता है, क्योंकि प्रशासन तो पूरी तरह से तैयार नजर आ रहा है अशोक उनको रोकने के लिए। शुक्रिया फिलहाल ये तस्वीरें दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। तो किसान जो है उन्होंने हल्ला बोलने का ऐलान किया है, लेकिन प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद नजर आ रहा है किसानों को रोकने के लिए। अगली खबर का रुख करते हैं। वक्त मुश्किल है और पंजाब में कोरोना की वजह से दिन ब दिन हालात भी बिगड़ते जा रहे हैं। सरकार भी कोरोना से निपटने की हर मुमकिन कोशिश कर रही है, लेकिन पुलिस शायद इन आदेशों का कुछ और ही मतलब समझ बैठी है। उनके हिसाब से जो भी आपसे नहीं मानेगा उसकी डंडा परेड की जाएगी, सजा दी जाएगी। ये पंजाब पुलिस का इंसाफ है। ये पंजाब पुलिस का वो चेहरा है जो नियमों की पालना करने का सबक सिखा रहा है और इसके लिए चाहे हद ही क्यों ना लांघनी पड़े। तस्वीरें लुधियाना के काकोवा रोड की हैं, जहां दुकान के बाहर जमकर हंगामा हुआ। दुकान बंद करवाने को लेकर पुलिस और दुकानदारों के बीच हाथापाई हो गई। पुलिस का आरोप ये भी है कि दुकानदार ने मास्क नहीं पहना था, जिसके बाद बात बहस कहासुनी और फिर हाथापाई में तब्दील हो गई और पुलिस ने दुकानदार को हिरासत में ले लिया, जिसका दुकानदारों ने जमकर विरोध किया। जबरदस्त हंगामा भी हुआ। ਤੇ ਉਹ ਭਾਜੀ ਜਿੱਦਾਂ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਸਕ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਮੈਡਮ ਉਧਰੋਂ ਰਾਉਂਡ ਤੇ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ ਮਾਸਕ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੌਰੀ ਫੀਲ ਕੀਤਾ ਵੀ ਚਲੋ ਮੈਡਮ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ, ਵੀ ਮੈਂ ਸੌਰੀ ਫੀਲ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਮੈਡਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਲਾਨ ਕੱਟਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧੱਕਾ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝਿਆ। ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਇੱਕ ਗਨਮੈਨ ਆ ਉਹ ਹੱਥੋਂ ਪਾਈ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ, ਵੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੈਨੂੰ ਗੱਡੀ 'ਚ ਲਿਜਾਣਾ। ਜੇ ਮਾਸਕ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਚਲਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ, ਲਿਜਾਣ ਦਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਜੀ।
बीच बचाव में इलाके के पार्षद भी उतर आए। पीड़ित दुकानदार के परिजनों का आरोप है कि पुलिस व्यापारियों के साथ धक्केशाही कर रही है। दुकानदारों का आरोप है कि पुलिस ने उनके साथी दुकानदार के साथ मारपीट की और उसके कपड़े तक फाड़ डाले। कोई नहीं, मेरे हस्बैंड दुकान के बाहर खड़े सी ते ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਧਰੋਂ ਆਏ ਆ। ਅਸੀਂ ਘਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਅਸੀਂ ਥੱਲੇ ਦੇਖਿਆ, ਅਸੀਂ ਥੱਲੇ ਆ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਆ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਕੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਕੱਪੜੇ ਪਾੜੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆ ਬਸਤੀ ਜੋਧੇਵਾਲ ਦੇ, ਮੈਡਮ ਨਾਲ ਸੀ, ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਆ ਜਿਹੜੀ SHO ਉਹ ਨਾਲ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਕੁੱਟਿਆ ਮਾਰਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਹੱਥ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਦਾਂ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਾਹਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁੱਟਦੇ ਪਏ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਵਰਦੀ ਪਾਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕੁੱਟੋਗੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਵਰਦੀ ਨਹੀਂ ਪਾਈ। ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ, ਮੈਡਮ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ, ਮੇਰਾ ਟੇਬਲ ਤੇ ਪਿਆ ਆ ਮਾਸਕ, ਮੈਂ ਮਾਸਕ ਵੀ ਹੁਣੇ ਪਾ ਲੈਣਾ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਮਾਸਕ ਦਾ ਚਲਾਨ ਕੱਟ ਦਿਓ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ, ਇਹ ਕੁੱਟਣ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਪਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਗੱਡੀ 'ਚ ਸਿੱਟੋ, ਅਸੀਂ ਹੁਣੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। सभी दुकानदार पुलिस की इस कार्रवाई का विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि अगर मास्क नहीं पहना था तो पुलिस चालान काटती। मारपीट करने का हक आखिर किसने दिया? हालांकि पुलिस इस पूरे प्रकरण पर कुछ भी कहने से इनकार कर रही है। जाहिर है पुलिस कुछ कहे या ना कहे, लेकिन ये तस्वीरें अपने आप में बहुत कुछ बयान करती हैं। लुधियाना से रोहित गौड़, न्यूज़ 18।